नमस्कार फ्रेंड्स, 10 मिनट्स जीके सीरीज में आज हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3, जो कि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार कहलाता है। जैसा कि हमने देखा कि हमने प्रीएम्बल किया, उसके बाद फर्स्ट पार्ट किया जो भारत की भूमि के बारे में बताता है, सेकंड पार्ट किया जो भारत के लोगों के बारे में बताता है, थर्ड पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक आर्टिकल को हम 10 मिनट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। जो इसका पहला आर्टिकल है वो 12 है और अंतिम आर्टिकल है वो 35। तो 12 से 35 के मध्य में फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार है। अब चर्चा हमारी आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 का जो टाइटल है वो बेसिकली डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, यानी राज्य की परिभाषा है। इसका क्या अर्थ है समझिए। जो भी मौलिक अधिकार हैं वो दिए गए हैं पार्ट 3 के अंदर, उनको प्रोटेक्ट करने की, उनको संरक्षित करने की, उनको लागू करवाने की गारंटी स्टेट की बनती है। किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का अगर हनन होगा तो वो किसके पास जाएगा, तो वो किसकी जिम्मेदारी बनती है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करने के लिए राज्य क्या आएगा वो तय करना आवश्यक है। तो संविधान सभा में भी जब ये बातें जोड़ी जा रही थी तो ये देखा गया कि इसके जो प्रावधान थे काफ़ी अस्पष्ट थे। तो वैसे में इसकी स्पष्टता जो है वो तय होनी चाहिए। तो आर्टिकल 12 कुछ बातें बताता है जिसे तय होता है कि स्टेट के अंदर, यानी सरकार, जिसको मोटे भाषा में समझें, सरकार का मतलब वैसे एग्जीक्यूटिव होता है, लेकिन सामान्य भाषा में आप स्टेट का मतलब सरकार समझ लीजिए। स्टेट का मतलब प्रांत नहीं है, प्रोविंस नहीं है, जो कि हम हमारी साधारण भाषा में समझते हैं। स्टेट टेक्निकल वर्ड है पॉलिटिकल साइंस का, जिसका अर्थ है एक ऐसा निकाय, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सॉवरेन पावर यानी संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करती है। तो आप सामान्य अर्थ में इसको सरकार ही समझिए। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ताकि ये तय हो कि फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पर, वायलेशन होने पर जिम्मेदारी तय की जाए। तो इसके बारे में आर्टिकल 12 जो है वो ये कहता है कि इसके अंदर 4 पार्ट आते हैं। 4 पार्ट और कुछ उसने जो है टेक्निकल टर्म्स का यूज़ किया, जिसमें टेरिटरी ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो पहला जो पार्ट है वो स्पष्ट है। इसमें केंद्र की सरकार, केंद्र की संसद यानी यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट शामिल है। तो ये स्पष्ट है। सेकेंड जो पार्ट है वो स्टेट की विधायिका, स्टेट की कार्यपालिका, ये भी स्पष्ट है कि यहाँ की किस जगह की विधानसभा और वहाँ की सरकार। तीसरा है लोकल बॉडीज़। अब लोकल बॉडीज़ का मतलब है कि स्वायत्त निकाय, स्थानीय स्वायत्त निकाय, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ भी आती हैं, जिसमें पंचायत भी आती हैं। इस संबंध में कुछ वाद भी थे, कोर्ट में गए, लेकिन बाद में जो है इसमें और भी चीज़ें शामिल की गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इत्यादि भी शामिल होते हैं। तो लोकल बॉडीज, जिसको हम म्यूनिसिपैलिटीज़ भी कहते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, वो इसके जो है थर्ड सेगमेंट के अंदर आते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा जिस बात की, जिसकी इंटरप्रिटेशन की सबसे ज़्यादा जो है जद्दोजहद रहती है, वो है इसका जो चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट ये कहता है कि एनी अदर अथॉरिटीज़, जो ऐसी कोई अन्य प्राधिकरण जो कि सरकार के नियंत्रण में काम कर। अब ये अन्य प्राधिकरण में क्या चीज़ें आएगी, इस पर बहुत बात चले। तो एक बात जो आर्टिकल 12 की समझने की आपको आवश्यकता हुआ है कि संवैधानिक प्रावधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अलावा ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो सरकार के या स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी, वो तय करेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्णय, उनके जो उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं। तो संविधान में जो उपबंध है वो भी शामिल है, और चूंकि ये एग्जॉस्टिव नहीं हो कि इलस्ट्रेटिव है, यानी इसमें और भी चीज़ें शामिल हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलग अलग डिसीजंस में ये भी शामिल तय किया गया कि स्टेट के अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी और कौन सी चीज़ें नहीं आएगी। तो अब इसको समझने की आवश्यकता है। शुरू में जब मुद्दे गए, कई मामले गए, कई कोर्ट केसेस के जो मामले गए, तो उसमें ये पूछा जाना आवश्यक था कि यूनिवर्सिटी इसके अंदर आती है या नहीं आती, LIC इसके अंदर आता है नहीं आता, ONGC इसके अंदर आता है या नहीं आता, NCERT उसके अंदर आता है या नहीं आता। ऐसे बहुत से वाद कोर्ट में गए। तो शुरू में जो कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन था वो रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन था। ठीक है, इसमें बहुत से केसेस हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि जनरल स्टडीज़ के अंदर या जनरल नॉलेज के अंदर उस तरह के केसेस नहीं पढ़े जाते, वो लॉ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का और मोहनलाल का मामला था। ठीक है, वैसे अलग अलग जो है वो वाद हैं, वो लॉ पॉइंट ऑफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज़ में नहीं है। तो हमें उन केसेस में नहीं जाना, केवल उसके जो है थीम को समझना है। शुरू में कोर्ट ने आर्टिकल 12 में अन्य प्राधिकरणों को, अदर अथॉरिटीज़ को डिफाइन करने के लिए रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन की सहायता ली, और उसमें जिस चीज़ को माना वो था कि सॉवरेन पावर। अगर कोई निकाय अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता है तो उसको जो स्टेट में शामिल किया जाना चाहिए आर्टिकल 12 के तहत। बाद में ये पाया गया कि ये जो डेफिनेशन है कि सॉवरेन पावर को यूज़ करने की, या लाइक एनी अदर बॉडीज़ की जो सिद्धांत है, जेनेसिस एनर्जिटम जिसको कहा जाता है, वो शामिल नहीं होना चाहिए। इसमें ये तय होना चाहिए कि वो अपनी शक्ति सरकार से प्राप्त कर रही है या नहीं कर रही है। फिर मामला बढ़ता गया।
आखिरकार कोर्ट ने कुछ कसौटियां तय करी, कसौटियां यानी कुछ पैरामीटर्स तय करे कि ये बातें अगर होती है किसी बॉडी के अंदर तो फिर वो स्टेट में शामिल हो जाना चाहिए। अब वो क्या है, पहला उसको जो फाइनेंशियल सोर्सेज जो मिलते हैं वो सरकार की तरफ से मिलने चाहिए। दूसरा जो है वो अपनी शक्ति जो है उस पर डीप परवेजिव कंट्रोल जो है वो स्टेट का, मतलब उस पर सरकार जो है वो अपना लगभग पूरा नियंत्रण रखती है, या कोई ऐसे मोनोपोलिस्टिक बिजनेस में या एकाधिकार वाले किसी बिजनेस में जो सरकार के नियंत्रण में है, पीएसयू इसमें शामिल होंगे, या कोई ऐसा काम कर रहा है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, जो सरकार करती है वैसा ही कुछ कर रहा है, या कुछ ऐसे निकाय हैं जो कि संविधान की शक्तियों के द्वारा उसको बनाए गए हैं, ऐसे सारे। तो इसमें स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी दोनों तरह की बॉडीज स्टेट में शामिल होती हैं, यानी सांविधिक और गैर सांविधिक। कई बार इस संबंध में प्रश्न आता है। इसमें सबसे जो रोचक प्रश्न वो है कि क्या जुडिशरी को आर्टिकल 12 में दी गई स्टेट की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। इसका अर्थ समझिए आप, फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आप वाद देखोगे, जितने भी केस देखोगे, इसमें एक तरफ एक प्राइवेट व्यक्ति या संस्था होगा, दूसरी तरफ स्टेट होगा, या तो वो संघ सरकार होगी या फिर वो राज्य सरकार होगी। चाहे वो केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट हो, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो, तो एक तरफ एक पार्ट जो आप जनरली देखोगे वो स्टेट का पार्ट रहता है। तो वैसे में अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोकल कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स अगर कोई अपना निर्णय देते हैं तो क्या वो स्टेट की परिभाषा में आने चाहिए? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का खुद का ही कहना है कि जब तक कोर्ट अपने न्यायिक निर्णय दे रहा है, अपने न्यायिक यानी जुडिशियल एक्शन कर रहा है, तो स्टेट में शामिल नहीं होगा। क्योंकि कल को किसी कोर्ट ने कोई निर्णय सुना दिया और आप उसी को लेकर और एक और बात दायर कर दो कि ये भी चूंकि राज्य का हिस्सा है तो इसके खिलाफ हम जा रहे हैं, तो वैसे में नहीं। तो किसी भी कोर्ट के निर्णय को स्टेट में शामिल नहीं किया जाएगा उस निर्णय के तहत। लेकिन अगर कोर्ट कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य कर रहा है तो स्टेट में शामिल होगा। तो ये आर्टिकल 12 है। तो आर्टिकल 12 का जो है स्वरूप ये तय करता है कि ये ज़्यादातर जो है स्टेट के अगेंस्ट में कोर्ट में जाया जाता है।